बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। -1 फार्मूले के बारे में तो आपने सुना होगा। मैं तो -1 फार्मूला जो है इसके बारे में पिछले 30-35 साल से बहुत सी कहानियाँ सुन रहा हूँ और शायद आइंदा भी सुनता रहूँगा। लेकिन अब जो -1 की बात चल रही है तो ये चल रही है इमरान खान के बारे में। और अगर आपको याद हो तो माजी में ख़ुद इमरान खान भी जब वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने अपनी ज़ुबान से -1 फार्मूले का ज़िक्र किया था कि उनके ख़िलाफ़ एक साजिश हो रही है और उन्हें पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से माइनस करने की कोशिश की जाएगी। तो ये -1 फार्मूला है क्या और कौन कौन इस फार्मूले का निशाना बन चुका है, और आजकल क्या सिर्फ इमरान खान -1 होंगे या सिर्फ उनको -1 करने की कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान की जो सियासी तारीख़ है ये बड़ी दिलचस्प है और ये सियासी तारीख़ हमें ये बताती है कि जब भी किसी सियासतदान को पॉलिटिक्स से माइनस करने की कोशिश होती है तो इस कोशिश में उसके कुछ सियासी मुखालफीन कोशिश करने वालों की मदद करते हैं, और जो किसी सियासतदान को माइनस करने की कोशिश में हिस्सा डालते हैं अक्सर औकात वक्त गुजरने के बाद वो ख़ुद भी माइनस हो जाते हैं। ये हमारी सियासी तारीख़ है। मैं कोई भी बात जो है वो आपको अपनी तरफ से ना बता रहा हूँ ना ही बताऊँगा। तो सबसे पहले आज हम ये तज्ज़िया करते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं अगर वो पॉलिटिक्स से माइनस हो जाते हैं, जैसा कि पिछले 2 साल से तो उनको जेल में रखा गया है और 2024 का जो इलेक्शन था वो इमरान खान साहब उस इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सके, और ये तो फरवरी 2024 का जो इलेक्शन था वो दरअसल इमरान खान को पॉलिटिक्स से माइनस करने की कोशिश थी। लेकिन इमरान खान जो है वो जेल के अंदर से बैठ के अपने आप को उन्होंने रेलेवेंट रखा और उनके साथ मुज़ाकरात की कोशिश होती रही। अब हुकूमत कहती है जी कि हमने मुज़ाकरात नहीं करने। तो हम आज आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान की जो सियासत है इसमें -1 फार्मूला जो है ये शुरू कब हुआ, कौन कौन इसका निशाना बना, और आजकल जो लोग इमरान खान को सियासत से माइनस करने की कोशिश कर रहे हैं तो अगर ये कामयाब हो भी जाते हैं तो सिर्फ ये स्टोरी जो है ये इमरान खान पे ख़त्म नहीं होगी, इसके बाद भी कुछ लोगों ने माइनस होना है, और वो कौन कौन हो सकते हैं उस पर भी आपसे बात करेंगे। पहले ज़रा जाते हैं जी हम अपनी सियासत में। तो हमारी सियासत में सबसे पहले जिस सियासतदान को पॉलिटिक्स से माइनस किया गया वो थे हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर नवाबज़दा लियाकत अली ख़ान, जिनको 1951 में रावलपिंडी का जो कंपनी बाग है जो अब लियाकत बाग कहलाता है, यहाँ पे गोली मारकर शहीद कर दिया गया था। तो ये जो उनको गोली मारी गई थी, जो गोली मारने वाला था वो एक अफ़गान था, सैयद अकबर, और वो पाकिस्तान की एक इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ उसके बड़े करीबी ताल्लुकात थे, और मामला जो है वो इसलिए पुरस्रार हो गया कि सैयद अकबर जो है उसने जैसे ही पाकिस्तान के वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान को गोली मारी तो थोड़ी देर बाद उसको भी वहीं पर गोली मार दी गई और उसका ज़िंदगी का ख़ात्मा कर दिया गया। अगर उसको गोली ना मारी जाती तो पता चल जाता कि उसको वहाँ पर लियाकत अली ख़ान साहब को गोली मारने के लिए किसने भेजा है। और उसके बाद क्या हुआ कि जो लियाकत अली ख़ान साहब के कत्ल केस की जो इंक्वायरी है वो इंक्वायरी जो है वो एक बहुत ही एक कॉम्पिटेंट पुलिस अफसर थे, एतजाज़ुद्दीन साहब, वो इंक्वायरी कर रहे थे, और वो एक दफ़ा रावलपिंडी से अपने केस की फ़ाइलों समेत जहाज़ पे जा रहे थे कराची और उनका जहाज़ क्रैश हो गया। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि लियाकत अली ख़ान साहब को बाकायदा साजिश करके पाकिस्तान की सियासत से माइनस किया गया, और उनके जो कत्ल की इंक्वायरी है उसकी जितनी भी दस्तावेज़ात थीं, जितनी भी डॉक्यूमेंट्स थीं, वो सारी इंक्वायरी अफसर के साथ ही उनको एक प्लेन क्रैश के ज़रिए मलियामेट कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। अच्छा, अब इसके बाद जो जनरल अयूब ख़ान साहब थे वो 1958 में मार्शल लॉ लगा के वो पाकिस्तान के सियाह सफ़ेद के मालिक बन गए। तो उन्होंने भी एक सियासतदान को
पॉलिटिक्स से माइनस करने की कोशिश की। और उस सियासतदान का नाम था हुसैन शहीद सोहरवर्दी, जो कि 1956 और 1957 में तकरीबन वो 13 माह तक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे। और उसके बाद जब जनरल अयूब खान ने मार्शल लॉ लगा दिया तो जो हुसैन शहीद सोहरवर्दी थे वो अवामी लीग के सरबराह थे, और अवामी लीग बड़ी पॉपुलर पार्टी थी। और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान था और वेस्ट पाकिस्तान था, 1 यूनिट का ज़माना था, 2 यूनिट थे, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान की मेजॉरिटी थी, उनकी आबादी ज़्यादा थी, तो हुसैन शहीद सोहरवर्दी जो हैं वो ईस्ट पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी रहे थे, और उसके बाद फिर वो पाकिस्तान के भी प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। और क्योंकि बंगाली जो हैं वो जनरल अयूब खान को पसंद नहीं करते थे, तो अयूब खान समझते थे कि ये जो हुसैन शहीद सोहरवर्दी है, अगर इसको पॉलिटिक्स से माइनस कर दिया जाए तो इसके नतीजे में मैं पाकिस्तान पर लंबे अरसे तक हुक्मरानी कर सकता हूँ। फटा क्या था कि जो हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब थे वो 1956 का जो आइन है उसकी बहाली चाहते थे, और अयूब खान कहते थे कि पाकिस्तान जो है उसको पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत से नहीं चलाना, सदारती निज़ाम हुकूमत से चलाना है। ये फटा था। हुसैन शहीद सोहरवर्दी जो हैं वो सदारती निज़ाम हुकूमत के हक़ में नहीं थे। वो कह रहे थे जो 1956 का आइन है, पाकिस्तान का पहला आइन है, उसको आप रिस्टोर करें। तो इसलिए फिर उनको गिरफ़्तार कर लिया गया, उनको गद्दार करार दे दिया गया, और गद्दार करार दे के उनको पॉलिटिक्स से माइनस करने की कोशिश की गई। और जब उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई जेल के अंदर, तो फिर जनरल अयूब खान ने उनको इलाज के लिए पाकिस्तान से बाहर भेजा। और जब वो पाकिस्तान से बाहर गए तो लेबनान के शहर बैरूत में बहुत ही पुरसरार हालात में उनकी भी मौत वाक़या हो गई। और हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब जो हैं वो पॉलिटिक्स से माइनस तो हो गए बड़े पुरसरार अंदाज में, लेकिन हुआ क्या कि जो अवामी लीग है इसकी क़यादत हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब की वफ़ात के बाद शेख मुजीबुर रहमान के कंट्रोल में आ गई। और फिर शेख मुजीबुर रहमान जो है वो थोड़े से उस वक्त नौजवान भी थे और वसीले भी थे, और उनको हुसैन शहीद सोहरवर्दी के साथ जो सलूक हुआ था उस पर उनको दुख और तकलीफ़ भी था। तो उन्होंने फिर 6 नुकात के बुनियाद पर एक पॉलिटिक्स शुरू की, और उन्हीं 6 नुकात की बुनियाद पे उन्होंने 1970 का इलेक्शन लड़ा, उसमें उनको मेजॉरिटी मिल गई। अब उस वक्त थे पाकिस्तान के मिलिट्री डिक्टेटर जनरल याहिया खान, वो ऑल इन ऑल थे। अब जनरल याहिया खान ने शेख मुजीब को पॉलिटिक्स से माइनस करने की कोशिश की, और उन्होंने इक़्तिदार उसके हवाले नहीं किया, उसके ख़िलाफ़ मिलिट्री ऑपरेशन कर दिया। शेख मुजीब को गिरफ़्तार करके वेस्ट पाकिस्तान लाया गया, और यहाँ पे उनको मियाँ वाली जेल में बंद कर दिया गया। तो उनके साथ को डील करने की कोशिश हुई, लेकिन वो डील करने के लिए तैयार नहीं थे। और किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, शेख मुजीब को सियासत से माइनस करने के लिए जो जनरल याहिया खान था उसने कोशिश की, उस वक्त के जो वेस्ट पाकिस्तान के एक पॉपुलर लीडर थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनको इस्तेमाल करने की कोशिश की, और फिर उनको पहले सदर बनाया, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बनाया, फिर बाद में वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन गए, और पाकिस्तान इस तरह टूट गया। तो एक पॉलिटिकल लीडर जिसने कि एक इलेक्शन में मेजॉरिटी हासिल की थी, उसको सियासत से माइनस करने की कोशिश में हमारे जो बड़े थे उन्होंने पाकिस्तान तोड़ दिया। अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो हैं प्राइम मिनिस्टर बन गए, उन्होंने 1973 का आइन जो है उस पर इत्तफाक कराया। बड़ी उन्होंने कोशिश करके उस वक्त के जो अपोजिशन लीडर थे खान अब्दुल वली खान साहब, उनसे इत्तफाक कराया। उनका ताल्लुक़ नैब से था, तो वली खान साहब ने और जो नैब के दीगर लीडर थे उन्होंने 1973 के आइन पे इत्तफाक किया। लेकिन फिर क्या हुआ कि फिर वो जो उनकी पार्टी थी नेशनल अवामी पार्टी, जिसको नैब कहते हैं, फिर उसकी जो हुकूमत थी उस वक्त सूबा सरहद था जो अब खैबर पख्तूनख्वा कहलाता है, और बलूचिस्तान में JUI के साथ उनका अलाइंस था। तो उनकी पार्टी जो है, उनकी पार्टी पर पाबंदी भी लगा दी हयात मोहम्मद खान शेरपाव के कत्ल के बाद, और पाबंदी भी लगा दी, उनकी हुकूमत भी ख़त्म कर दी। अब जनाब भुट्टो साहब जो हैं वो जनाब कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान जो है उसमें पॉलिटिकल रिफॉर्म्स करें, लेकिन उन्होंने कुछ आइनी तरामीम का सिलसिला शुरू किया। ये जो 1973 का आइन था, इसमें उन्होंने फटाफट कुछ आइनी तरामीम की, जिनका मकसद ये था कि जो अदलिया है उस पर कंट्रोल हासिल किया जाए। और इन तरामीम के बावजूद वो
इतना कंट्रोल ना हासिल कर सके और 1977 में फ़ौज ने उनका तख्ता उलट दिया और जनरल ज़िया-उल हक साहब जो हैं वो पाकिस्तान के स्याह व सफ़ेद के मालिक बन गए। अब जनरल ज़िया-उल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सियासत से माइनस करने की कोशिश की और कोशिश की जनरल ज़िया-उल हक ने बहुत से जो पॉलिटिकल लीडर्स थे जिनको कि भुट्टो साहब के दौरे हुकूमत में विक्टिमाइज़ किया गया था, ज़िया-उल हक ने कोशिश की कि उनको भुट्टो के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाए और फिर भुट्टो साहब जो हैं उनको 1979 में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही जो कंट्रोवर्शियल फ़ैसला है उसको बुनियाद बनाकर उनको फांसी दे दी गई। भुट्टो साहब जो हैं उनकी फांसी के बाद ज़िया-उल हक का ख्याल था पीपल्स पार्टी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन भुट्टो को सियासत से माइनस करने के बावजूद पीपल्स पार्टी ख़त्म नहीं हुई। ये है आज की सियासत का सबक। आज की पीपल्स पार्टी और आज की मुस्लिम लीग नून और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनको ये सबक सीखना चाहिए। ये कोई पुरानी बात नहीं मैं कर रहा, ये अभी चंद दहाइयाँ पहले, फ्यू डेकेड्स अगो, हमने अपने एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को फांसी पे लगा दिया और ख़्याल ये था कि इसकी पार्टी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, अब उसकी पार्टी को ख़त्म करने के लिए उसकी पार्टी के अंदर से बहुत सी पार्टियाँ बनाई गई, बहुत से ग्रुप बनाए हुए। कुछ नाम जो मुझे याद हैं, एक प्रोग्रेसिव पीपल्स पार्टी बनाई, मौलाना कौसर नियाज़ी साहब जो भुट्टो साहब के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे उनको तोड़ के, तो उनसे एक प्रोग्रेसिव पीपल्स पार्टी बनवाई गई, नहीं चली। हनीफ रामे साहब जो भुट्टो साहब के साथी थे, पंजाब के चीफ मिनिस्टर बनाए गए थे, उनके ज़रिए मुसावात पार्टी बनाई गई, नहीं चली। गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब जो भुट्टो साहब के बहुत करीबी साथी थे, उनके ज़रिए नेशनल पीपल्स पार्टी बनाई गई, नहीं चली। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसने फिर दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मिलकर तो उसने तहरीक बहाली जमहूरियत के लिए उसने MRD बनाई, मूवमेंट फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। और उसके बाद ज़िया-उल हक साहब जो हैं भुट्टो साहब को माइनस करने के बाद उनकी कोशिश थी कि बेनज़ीर भुट्टो को सियासत से माइनस किया जाए और बेनज़ीर भुट्टो को भी उन्होंने विक्टिमाइज़ किया। बेनज़ीर भुट्टो साहबा को सखर जेल में बंद कर दिया गया, बहुत बुरे हालात में उन्होंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ जेलों में वक्त गुजारा और लेकिन ज़िया-उल हक उनको माइनस नहीं कर सके। फिर वो बीमार हो गई तो प्रेशर उन पर बहुत था, अंदर से भी बाहर से भी, तो ज़िया-उल हक साहब ने उनको इलाज के लिए पाकिस्तान से बाहर भेजा। तो फिर वो 1986 में वापस आई और जब वो पाकिस्तान वापस आई तो लाहौर में उनका बहुत बड़ा इस्तकबाल हुआ अप्रैल 1986 और दोबारा हमने सुना कि अब उनको पॉलिटिक्स से माइनस कर दिया जाएगा। किसी ने कहा जी कि जिस तरह भुट्टो साहब जो हैं उनका जिस्मानी वजूद मिटा दिया गया, बेनज़ीर भुट्टो का भी जिस्मानी वजूद मिट जाएगा। लेकिन मंजूर तो अल्लाह ने करना होता है ना। ये जो दुनियावी लोग जो साजिशें करते हैं ये तो करते रहते हैं, लेकिन जो भी होता है वो मंजूर खुदा होता है। तो अगस्त 1988 में जनरल ज़िया-उल हक साहब जो हैं उनका प्लेन क्रैश कर गया और उसके बाद जो उस वक्त के प्रेसिडेंट थे गुलाम इसहाक़ खान, उन्होंने कि वो पहले चेयरमैन सेनेट थे, वो प्रेसिडेंट बन गए, तो उन्होंने इलेक्शन का ऐलान कर दिया और फिर इलेक्शन हुआ। इलेक्शन में बेनज़ीर भुट्टो का रास्ता रोकने के लिए जो उस वक्त की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ थीं उन्होंने इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बनाया IJI और कोशिश की कि IJI जो है वो स्वीप कर जाए, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो मेजॉरिटी हासिल कर गई और प्राइम मिनिस्टर बन गई, लेकिन पंजाब में वो मेजॉरिटी हासिल नहीं कर सकी और पंजाब में नवाज शरीफ साहब जो हैं वो चीफ मिनिस्टर बन गए। अब ये 1988 से एक फेज़ शुरू होता है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का, जिसमें बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने कोशिश की इस्टेब्लिशमेंट के साथ डायलॉग करने की, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुफाहमत करके आगे बढ़ने की, लेकिन उनकी कोशिश कामयाब नहीं हुई। नवाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट के साथ थे, तो उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी उसने उस वक्त के प्रेसिडेंट गुलाम इसहाक़ खान को इस्तेमाल किया। पहले 1989 में बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ एक तहरीक अदम-ए-एतमाद लेके आए और उनको माइनस करने की कोशिश की, वो कोशिश कामयाब नहीं हुई, तहरीक अदम-ए-एतमाद नाकाम हो गई। तो फिर 1990 में गुलाम इसहाक़ खान ने करप्शन चार्जेस में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को डिसमिस कर दिया। नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए जी 1990 के इलेक्शन में। उसके बाद उसी गुलाम इसहाक़ खान ने नवाज शरीफ की हुकूमत को भी डिसमिस कर दिया।
और फिर जो है बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने सियासत की। और जब 1992-93 में जब मुझे याद है कि उन्होंने लॉन्ग मार्च किया, तो मकसद ये था कि जो ग़ुलाम इसहाक़ खान है उस पर प्रेशर डाला जाए और नए फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाएं। तो 1993 में फिर इलेक्शन हुए। इलेक्शन में एक दफ़ा फिर बेनज़ीर भुट्टो साहबा को मेजॉरिटी मिली, और लेकिन प्रेसिडेंट ग़ुलाम इसहाक़ खान थे। तो अब ग़ुलाम इसहाक़ खान चाहते थे कि बेनज़ीर भुट्टो जो है वो उनको दोबारा प्रेसिडेंट बनाए, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी पॉलिटिक्स की और उनके साथ वादे वईद किए, लेकिन दोबारा उनको हटाकर वो फ़ारूक लगारी को उन्होंने प्रेसिडेंट बनाया और ख़ुद दूसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बन गई। लेकिन फ़ारूक लगारी साहब जो हैं उन्होंने भी उनकी हुकूमत को डिसमिस कर दिया 1996 में, और एक दफ़ा फिर 1997 के इलेक्शन में नवाज शरीफ साहब 2/3 मेजॉरिटी लेके फिर से वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो अब आप देखें कि ये कभी बेनज़ीर भुट्टो और कभी नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर एक दूसरे को सियासत से माइनस करने की कोशिश करते रहे। ये सिलसिला चलता रहा और आखिरकार 1999 में सूरत हाल ये थी कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा जो हैं वो पाकिस्तान में नहीं थी, वो जलावतन हो चुकी थी, और वो नवाज शरीफ साहब जिनके पास 2/3 मेजॉरिटी थी, जो इतने ताकतवर थे कि उन्होंने एक आर्मी चीफ जहांगीर करामत को इस्तीफ़ा देने पे मजबूर कर दिया, एक चीफ जस्टिस सजाद अली शाह जो है उसको सबक सिखाया, सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ, सुप्रीम कोर्ट के अंदर घुस के जो मुस्लिम लीग नून के कारकुन हैं उन्होंने सजाद अली शाह पे हमला किया, उनको सबक सिखाने की कोशिश की। लेकिन वो जो नवाज शरीफ साहब थे वो अपने ही लाए हुए आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ ना चल सके, और अक्टूबर 1999 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ बगावत कर दी, इक़्तिदार पे कब्ज़ा कर लिया, और फिर परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को सियासत से माइनस करने की कोशिश शुरू कर दी। अच्छा, परवेज़ मुशर्रफ जो है वो सिर्फ नवाज शरीफ को माइनस नहीं करना चाहते थे, वो बेनज़ीर भुट्टो को भी माइनस करना चाहते थे, और इस मकसद के लिए उन्होंने मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको अपने साथ मिलाया, अपने साथ मिलाने की कोशिश भी की, और उनमें से एक इमरान खान साहब भी थे। एक परवेज़ मुशर्रफ ने रेफरेंडम भी कराया था और इमरान खान साहब ने उस रेफरेंडम की हमायत भी की थी। लेकिन कुछ अरसे के बाद फिर इमरान खान साहब को समझ आ गई कि मैं परवेज़ मुशर्रफ के साथ मिलकर तो पॉलिटिक्स में आगे नहीं बढ़ सकता। 2002 का जो इलेक्शन था उसमें इमरान खान साहब को सिर्फ एक सीट मिली थी, और वो सीट भी उन्होंने बड़ी मुश्किल से ली थी। और उस ज़माने में मुझे याद है कि इमरान खान साहब की जो पार्टी है उसमें इमरान खान के अलावा हमें बंदा ही कोई नहीं मिलता था, और इमरान खान साहब हमें कहा करते थे यार आप हामिद खान को भी बुलाया करें, आप महमूद रशीद को भी बुलाया करें, लेकिन उनको कोई नहीं बुलाता था। और फिर उसके बाद दोबारा जो है आपको याद हो कि फिर 2007 में जब शौकत अजीज़ वज़ीर आज़म थे और परवेज़ मुशर्रफ साहब बिल्कुल सही जा रहे थे और उनके लिए कहीं से कोई थ्रेट नहीं था, और ऐसा लगता था कि परवेज़ मुशर्रफ जो हैं वो अब पाकिस्तान पर पता नहीं मज़ीद कितने साल हुकूमत करेंगे, तो अचानक उन्होंने चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जो है उसको डिसमिस किया। वहाँ से एक लॉयर्स मूवमेंट शुरू हुई, और उस मूवमेंट के पीछे जनरल इशफाक परवेज़ कियानी थे जो उस वक्त DGISI थे। और सच्ची बात यह है कि उस वक्त तो हमें इसका पता नहीं था, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता जब हमारी इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ मुलाकातें हुई और उनके साथ बातचीत हुई, तो उससे फिर हमें अंदाज़ा हुआ कि ये तो जो मूवमेंट चल रही है इसमें कोई नहीं जानता कि जो इशफाक परवेज़ कियानी साहब हैं वो दरअसल परवेज़ मुशर्रफ को रास्ते से हटाना चाहते हैं। तो उसके बाद फिर लॉयर्स मूवमेंट हुई, लॉयर्स मूवमेंट से परवेज़ मुशर्रफ बड़े कमज़ोर हो गए, फिर बेनज़ीर भुट्टो साहबा जो है वो शहीद हो गई, और मैंने उनका जो शहादत का जो वाक़या है रावलपिंडी में ही हुआ था उसको काफ़ी इन्वेस्टिगेट किया है। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि कोशिश ये की गई थी परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से कि बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान वापस ना आएँ, वो पाकिस्तान से बाहर रहें, लेकिन उनकी पार्टी जो है वो परवेज़ मुशर्रफ को सपोर्ट करे, और परवेज़ मुशर्रफ हर कीमत पे नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो दोनों को पॉलिटिक्स से माइनस रखना चाहते थे। लेकिन बेनज़ीर भुट्टो साहबा ज़बरदस्ती पाकिस्तान वापस आई, उनकी वजह से नवाज शरीफ भी पाकिस्तान वापस आ गए, और फिर बेनज़ीर भुट्टो साहबा को बड़े तरीके सलीके से एक साजिश के ज़रिए रास्ते से हटा दिया गया। उसी जगह पर जहाँ पे कि कई साल पहले लियाकत अली खान साहब जो हैं उनको रावलपिंडी के
कंपनी बाग में, जो बाद में लियाकत बाग बन गया, वहाँ पर कत्ल किया गया था। उसी लियाकत बाग के बाहर बेनज़ीर भुट्टो साहबा को भी शहीद कर दिया गया। और उसके बाद फिर आप देखें कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं, उनकी शहादत के बाद प्राइम मिनिस्टर बने, और उनके बाद फिर नवाज शरीफ साहब तीसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बन गए। तीसरी दफ़ा जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो उनके कुछ अरसे के बाद इस्टेब्लिशमेंट से इख्तिलाफात पैदा हो गए। पहले राहील शरीफ के साथ इख्तिलाफात पैदा हुए, जो चाहते थे कि उनको फील्ड मार्शल बनाया जाए। नवाज शरीफ ने उनको फील्ड मार्शल नहीं बनाया, और फिर कमर जावेद बाजवा साहब को नवाज शरीफ साहब ने खुद आर्मी चीफ बनाया, और फिर कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं उनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई नवाज शरीफ साहब से कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को भी फ़ारग कर दिया। और ये इल्ज़ाम खुद नवाज शरीफ साहब लगाया करते थे कि कमर जावेद बाजवा, आपने मेरी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश करके उसको हटाया। अब नवाज शरीफ साहब एक दफ़ा फिर माइनस हो गए। तो आपको मैं बताना ये चाहता हूँ कि माजी में हमेशा नवाज शरीफ जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर बेनज़ीर भुट्टो को पॉलिटिक्स से माइनस करने की कोशिश करते थे। तो जब इन दोनों लीडरों को समझ आई, बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ को, तो इन्होंने एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया लंदन में, अमल दरामद नहीं किया उस पर। और विद द पैसेज ऑफ टाइम पहले बेनज़ीर भुट्टो और फिर नवाज शरीफ दोनों पॉलिटिक्स से माइनस हो गए। और फिर 2018 में इमरान खान साहब जो हैं उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। अब जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए तो कमर जावेद बाजवा साहब का ख्याल था कि इसको तो मैं लेके आया हूँ, तो ये तो अब मेरी बात सुनेगा। तो वो अपनी मर्ज़ी का चीफ मिनिस्टर पंजाब लाना चाहते थे, अपनी मर्ज़ी के वज़ीर लाना चाहते थे। उनकी कोशिश होती थी कि जो वज़ीर दफ़ा है, वज़ीर ख़ारजा है, ये सारे उनसे पूछ के लगाए जाएँ। और इस मकसद के लिए उन्होंने एक हसार बना लिया था इमरान खान के इर्द गिर्द। वो कोशिश करते थे कि इमरान खान के बहुत से वज़ीर, एडवाइज़र, करीबी साथी वो इमरान खान की मुखबरी किया करें। अब आपको हो सकता है ये लफ्ज़ बुरा लगे, लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ कि बहुत से लोग, बहुत से इमरान खान के वज़ीर जो हैं वो बाजवा साहब के लिए मुखबरी किया करते थे। एक आदमी था, उसने मुखबरी नहीं की। आपको अच्छा लगे बुरा लगे, मेरे उस आदमी के साथ बहुत इख्तिलाफात रहे हैं जब वो हुकूमत में थे, लेकिन बाद में जब वो हुकूमत ख़त्म हुई तो उसको बहुत टॉर्चर भी किया गया था। उसका नाम था शहबाज गिल। शहबाज गिल के को टॉर्चर करने की वजह ये थी कि वो जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो उसने, बाजवा साहब ने कोशिश की 2-3 दफ़ा कि आप मुझे आके अलहदा से मिला करें, लेकिन शहबाज गिल जो है उसने बाजवा साहब को अलहदा मिलने की कोशिश नहीं की, बल्कि अवॉइड किया, जिससे बाजवा साहब उससे नाराज़ हो गए थे। और उनको जो टॉर्चर किया गया था उसकी बहुत सी वजूहात में से एक ये भी वजह थी। तो इमरान खान साहब को काफ़ी अरसा पहले पता चल गया था कि उनके बहुत सी जो कैबिनेट के साथी हैं वो मिलकर बाजवा साहब के साथ मिलकर उनको पॉलिटिक्स से माइनस करने की कोशिश करें। इसलिए इमरान खान ने खुद बतौर वज़ीर आज़म ये बयान दिया था कि उनको पॉलिटिक्स से माइनस करने की कोशिश की जा रही है। और अब ये जो रिसेंट पास्ट में जो बहुत से वाक़यात हुए हैं, इसमें मेरी ज़ाती राय ये है कि ये जो टेंशन बहुत ज़्यादा पैदा हो गई है हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान, इसमें बहुत सी गलतियां हुकूमत ने की हैं, लेकिन बहुत सी गलतियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी की हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए था कि वो फ़ौजी क़यादत और फ़ौज के ख़िलाफ़ उस तरह की तकरीरें ना करे जिस तरह की तकरीरें नवाज शरीफ साहब किया करते थे। कमर जावेद बाजवा का नाम ले के उंगली घुमा घुमा के कि बाजवा तुमने ये कर दिया, तुमने ये कर दिया। तो फिर क्या किया, उस वक्त की जो हुकूमत के जो वज़ीर आज़म थे इमरान खान, उन्होंने बाजवा साहब की तारीफ़ें शुरू कर दी, और फिर नवाज शरीफ की तस्वीर और उनका इंटरव्यू टीवी पर दिखाने पर पाबंदी लगा दी। अब वही काम इमरान खान के साथ हो गया, क्योंकि इमरान खान साहब ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को टारगेट किया हुआ है। और जो एक आखिरी एक्स पर उनका जो स्टेटमेंट जारी हुआ उनकी बहन उज़्मा खान के साथ मुलाकात के बाद, तो उसमें उन्होंने टारगेट किया आसिम मुनीर को। तो उसके बाद DGISPR ने इमरान खान को टारगेट कर लिया। अब एक सिचुएशन बनी हुई है, ऐसी सिचुएशन बनी हुई है जिसमें कि जो मुस्लिम लीग नून के जो वुज़रा हैं वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि इनफ इज़ इनफ, और अब हम फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करने वाले की ज़ुबान खींच लेंगे, और तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की खुल्लम खुल्ला बातें हो रही हैं। तो मैंने ये जो सारी आपको तारीख़ बयान की है,
वो इसलिए बयान की है कि ये इमरान खान को पाकिस्तान की तारीख का पहला सियासतदान नहीं होगा कि जिसको कुछ सियासतदान और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके पॉलिटिक्स से माइनस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये काम हुसैन शहीद सोहरवर्दी से शुरू हुआ था। उनके भी जो बहुत से जो सियासी मुखालफीन थे, उन्होंने अयूब खान के साथ मिलकर उनको पॉलिटिक्स से माइनस करने की कोशिश की, जिसका फ़ायदा एक एक्सट्रीमिस्ट व्यूज़ रखने वाले लीडर शेख मुजीबुर रहमान को हुआ और अल्टीमेटली शेख मुजीबुर रहमान जो है वो एक पॉपुलर लीडर बना और फिर उसकी वजह से पाकिस्तान टूट भी गया। उसके बाद फिर आप देखें कि यही काम जनरल ज़ियाउल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ किया, उनको पॉलिटिक्स से माइनस करने की कोशिश की। उसके नतीजे में क्या हुआ कि जनरल ज़ियाउल हक ने न सिर्फ ये कि लसानी तंजीमों, फ़िरका वाराना तंजीमों और सूबाई सियासत करने वाली तंजीमों को और पार्टीज़ को प्रमोट किया, बल्कि उसके दौर में पाकिस्तान में हीरोइन कल्चर और कलाशनकोव कल्चर भी आया। पाकिस्तान कमज़ोर हुआ। जब आप मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ जो पाकिस्तान के चारों सूबों में पॉपुलर हों, उनको आप जब कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे और उनको कमज़ोर करने के लिए आप छोटी छोटी फ़िरका वाराना लसानी सूबाई जमातें जो हैं उनको आप प्रमोट करेंगे, तो उससे पाकिस्तान कमज़ोर होता है। तो भुट्टो साहब के सियासत से माइनस होने से पीपल्स पार्टी तो ख़त्म नहीं हुई, लेकिन उनके सियासत से माइनस होने की वजह से पाकिस्तान में सूबाई लसानी और फ़िरका वाराना सियासत जो है इसने बहुत ज़्यादा पर फैलाए। और उसके बाद फिर बहुत सी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ यही कुछ करने की कोशिश, उनको भी पॉलिटिक्स से माइनस करने की कोशिश की। फिर नवाज शरीफ साहब के इख्तलाफात हो गए इस्टेब्लिशमेंट से, उनको भी माइनस करने की कोशिश की गई, तो इसका फ़ायदा नहीं हुआ। देखें, आज मुस्लिम लीग नून एक कौमी सियासी जमात नहीं है, आज पीपल्स पार्टी एक कौमी सियासी जमात नहीं है, और अब कोशिश की जा रही है कि जो एक बड़ी पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसको भी सियासत से माइनस कर दिया जाए और इमरान खान को भी माइनस कर दिया जाए। तो ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा। मैंने ये जो सारी आपको हिस्ट्री बताई है, इसका मकसद ये है कि हमने जो भी काम करना है बहुत सोच समझ के करना है। और अब अगर इमरान खान सियासत से माइनस हो भी जाते हैं, 2 साल से तो माइनस है ना, 2024 का इलेक्शन वो नहीं लड़ सके, 2 साल से वो जेल में है। जेल के अंदर रहकर उन्होंने अगर चाहते तो कोई मुफाहमत कर सकते थे, जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने 2 दफ़ा जेल के अंदर बैठ कर और मुफाहमत की, कोई गिव एंड टेक किया और जेल के दरवाजे अपने लिए खुलवाए, तो इमरान खान भी खुलवा सकते थे। लेकिन उन्होंने अभी तक कोई ऐसा रास्ता इख्तियार नहीं किया, बल्कि उन्होंने मुहाज़राई का रास्ता इख्तियार किया। वो कन्फ्रंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि उन्होंने सोचा होगा कि भाई मैंने 2 फरवरी 2024 का इलेक्शन जो है वो नहीं लड़ा और मेरे बगैर जो है वो पाकिस्तान की सियासत चल रही है, तो मैंने अगर जेल में रहना है तो ठीक है, कन्फ्रंट्रेशन की सियासत करो। तो वो एक जो एंग्री फास्ट बॉलर नहीं होता, उसकी जहनीत के साथ वो पाकिस्तान में पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और अगर आने वाले वक्त में उनको माइनस कर दिया जाता है, उनको जेल में रखा जाता है और तहरीक इंसाफ पर पाबंदी भी लगा दी जाती है और हुकूमत जो है वो सारे हालात कंट्रोल कर लेती है, तो मामला इमरान खान पे ख़त्म नहीं होगा। वजह यह है कि जब इमरान खान को सियासत से माइनस कर दिया जाएगा या ये कोशिश जारी रहेगी, तो उसके बाद कुछ मज़ीद लोग जो हैं, मज़ीद लीडर जो हैं, वो कोशिश करेंगे कि अब आइंदा वज़ीर आज़म वो बने। शहबाज शरीफ साहब तो है ना वज़ीर आज़म, तो अब उनकी जगह कौन कौन वज़ीर आज़म बनना चाहता है? मरियम नवाज़ वज़ीर आज़म बनना चाहती हैं और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। तो अब मैं एहतियात के साथ सिर्फ आपको यही बताऊंगा कि ये दोनों लीडर जो हैं शायद ये वज़ीर आज़म ना बन सकें, और इनको रोकने के लिए शायद पाकिस्तान की सियासत से इनको भी माइनस करने की कोशिश हो। ये कोशिश कैसे होगी, कौन करेगा, इस पर मज़ीद बात करेंगे फिर किसी वक्त। लेकिन मैं चलते चलते स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक साहब जो हैं, वो बार बार तहरीक इंसाफ से कह रहे हैं कि मुज़ाकरात का रास्ता निकालो। दूसरी तरफ जो उनके वज़रा हैं उनकी पार्टी के, वो कह रहे हैं नहीं, अनफ इज़ अनफ, अब कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते।
तो लेकिन जो सरदार याद सादिक साहब कह रहे हैं, तहरीक इंसाफ को उस पर गौर करना चाहिए और इदारों के साथ जो मुहाजरे की पॉलिसी है उस पर नज़रसानी करनी चाहिए कि इससे न सिर्फ तहरीक इंसाफ का नुकसान है बल्कि पाकिस्तान का भी नुकसान हो सकता है। और हालात की जो नज़ाकत है वो ये तकाजा करती है कि तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो इस वक्त जो हमारी सियासत में बहुत ज़्यादा टेंशन है वो इस टेंशन को और कशीदगी को कम करें। इसकी बहुत सी वजूहात हैं, इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में भी और नेशनल पर्सपेक्टिव में भी। हम इस वक्त अफोर्ड नहीं करते इतनी ज़्यादा कन्फ्रंट्रेशन, इतनी ज़्यादा कशीदगी। तो इस कशीदगी को कम करने की ज़रूरत है, लेकिन ये कशीदगी उसी सूरत में कम होगी जब दोनों फ्रीकैन जो हैं वो मुज़ाकरात के लिए राज़ी होंगे। मुज़ाकरात उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक दोनों फ्रीकैन मुज़ाकरात पे राज़ी ना हों। तो ये सिर्फ सरदार याद सादिक साहब अगर चाहें कि मुज़ाकरात हो जाएं और इमरान खान साहब कहें कि नहीं मैंने मुज़ाकरात नहीं करने, मैंने तो कन्फ्रंट्रेशन करनी है, तो ऐसी सूरत में नहीं होंगे। और ऐसी सूरत में भी नहीं होंगे कि पीटीआई कहे कि जी हाँ आओ जी मुज़ाकरात करते हैं और हुकूमत के हमने मुज़ाकरात नहीं करने। तो ये सूरत हाल जो है ना ये बड़ी गंभीर है और इसमें अगर कोई ये समझ रहा है कि इमरान खान के माइनस होने से मरियम नवाज़ जो हैं वो अगली प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगी या इमरान खान के माइनस होने से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं वो अगले प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, तो मैं बहुत ही अदब के साथ और माजरत के साथ कहूँगा कि फ़िलहाल ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अगर किसी ने वाकई इस सियासत को एज़ इट इज़ चलाना है तो उसके लिए उसको शहबाज शरीफ ही काफ़ी है। शहबाज शरीफ इज़ बेस्ट और शहबाज शरीफ साहब को फ़िलहाल ना बिलावल साहब नीचा दिखा सकते हैं ना ही मरियम साहबा नीचा दिखा सकती हैं। क्यों, ये आपको फिर किसी वक्त बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।